हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूँ, हमारे पास जो एलिमेंट्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, बेसिकली उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वाले ब्लॉक के, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली इनमें क्या होगा, आपके पास आउटर मोस्ट शेल में जो है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ग्रुप 1 में जो है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 में जो है आउटर मोस्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब जो हमारे पास ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम एल्किली मेटल्स भी बोलते हैं, एल्किली मेटल्स। और इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी, NS1। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है बिकॉज यहाँ पे जो फीलिंग हो रही है वो आउटर मोस्ट जो है वो एस ऑर्बिटल में फीलिंग होगी, इसलिए भी हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसमें जो है फिर जैसे ही ग्रुप टू में कौन से होंगे एलिमेंट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हो जाएगी NS2। अब जो है हमारे पास फर्स्ट जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ईजिली जो है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और उनका जो नेचर होता है वो एल्केलाइन नेचर होता है इनके ऑक्साइड्स का एंड हाइड्रोक्साइड्स का। एल्केलाइन मतलब कि बेसिक नेचर, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ओके। और अगर मैं बात करूँ ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 एलिमेंट जो हैं इनकी अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो इनके ऑक्साइड्स हैं, अगर हम बात करें इनकी, हम इनको जो है एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं बिकॉज ये एल्केलाइन होते हैं नेचर में बेसिकली, और जो है एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखो, जैसे पीरियोडिक टेबल में ये आपके पास ग्रुप 1 है। फर्स्ट ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये जो 7 एलिमेंट्स आपके पास आते हैं ये आते हैं ग्रुप 1 में। एल्किली मेटल्स जिनको हम बोलते हैं, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी NS1। एन जो है रिप्रेजेंट करेगा उसकी, फिर जैसे ये है 1s1, 2s1, 3s1, 4s1। हर एक एलिमेंट में जो है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलर वे में ग्रुप 2 एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये 6 एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 2 में। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगी वो होगी NS2। ओके। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब कि दोनों ही ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को जो है स्टडी करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले जो है 1 बाय 1 लेके चलेंगे। पहले हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर ग्रुप 2 को करेंगे डिस्कस, ठीक है। उससे पहले ना एक बार इनकी अबंडेंस की नेचर में कितने हैं और अकरेंस वो देख लेते हैं थोड़ी सी। उसके बाद हम इनकी जो है जनरल करैक्टरिस्टिक्स को लेके चलेंगे 1 बाय 1 दोनों ग्रुप्स की। अब जो हमारे पास एल्किली और अल्किलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं, बेसिकली हमारे पास ये सभी के सभी जो है मेटल्स होते हैं। मेटल्स हैं, दैट मीन्स ईजिली क्या होंगे, ऑक्साइड्स हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन इनकी ईजिली हो जाएगी, इसीलिए जो है ये कभी भी हमारे पास जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा जो है कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। कंबाइन फॉर्म का मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड्स भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज कि ये जो है रेडली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर मैं अबंडेंस की बात करूँ तो अर्थ क्रस्ट में जो है काफ़ी अच्छे अमाउंट में ये आयन हमारे पास पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ग्रुप 2 में एलिमेंट है कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है, अगर हम अबंडेंट एलिमेंट की बात करें तो उसमें जो है 5th नंबर पर आता है कैल्शियम, कि कैल्शियम इज़ द 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। जैसे हम बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड पे कौन सा आता है, तो ऐसे एस ब्लॉक मिल से आपके पास कैल्शियम एलिमेंट है जो है अबंडेंस में, अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में 5th नंबर पे आता है। और अगर हम बात करें कि एल्यूमिनियम के बाद, जैसे अगर बात करें एल्यूमिनियम है आपके पास, वो तो नेक्स्ट 13 ग्रुप से यहाँ पे आ जाएगा। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। एलिमेंट के अकॉर्डिंग देखिए तो ये है जो है 3rd, एल्यूमिनियम मेटल के अकॉर्डिंग देखिए तो ये जो है 3rd नंबर पे आता है एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग। सिमिलर वे में मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम 6th नंबर पे आता है। ऐसे ही सोडियम जो है वो 17th नंबर पे आता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट में काफ़ी अच्छी रेंज में जो है फाइंड होते हैं। अब आगे बात करें इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इनकी।
जैसे आपके पास सबसे पहले है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, अब इस केस में क्या है, हम जो है लेके चलते हैं नोबल गैस के अकॉर्डिंग। लिथियम से पहले नोबल गैस जो आती है हमारे पास वो कौन सी आती है, ये आती है हीलियम। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, हीलियम 2s1। सिमिलर वे में सोडियम के केस में हो जाएगा नियोन 3s1, यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 4s1, देन क्रिप्टन 5s1, इससे पहले आता है जिनोन 54 नंबर पे आता है जिनोन, इसका नंबर 55 है 6s1, और इससे पहले आता है फ्रेंशियम से पहले रेडोन 7s1 सॉरी। तो जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स है सबकी जो आउटर मोस्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये तो था ग्रुप 1। अब अगर हम ग्रुप 2 की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ग्रुप 2 में एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड देन रेडियम। ठीक है, तो इसमें भी जो है, इसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे ही लिखेंगे इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम 2s2, नियोन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टन 5s2, जीनोन 6s2 एंड रेडोन 7s2। ये हो जाएगी इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जो है 1 बाय 1 हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स को। एक बार अगर ग्रुप 1 की क्लियर होगी तो उसी तरीके से हम सिमिलरली जो है ग्रुप 2 की भी कर लेंगे। पहले डिस्कस करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इनके साइज़ की अगर हम बात करें। अब देखो, हम अगर बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब भी हम साइज़ कंपेयर करते हैं, जैसे ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, हम 2 तरीके साइज़ देखते हैं, एक तो देखते हैं अलोंग द पीरियड, सेकंड देखते हैं डाउन द ग्रुप। जब भी हम सीरीज़ में मूव करते हैं अलोंग द पीरियड तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम पीरियड्स में बात करें, इस साइड जो है साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट ही आपके पास एल्कली मेटल्स। तो जो एल्कली मेटल्स है ये सबसे ज़्यादा जो है इनकी जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है वो सबसे ज़्यादा होगी पीरियड में। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होता है, इंक्रीज़ होती है। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है कि डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, किस वजह से कि आउटर मोस्ट शेल में जो है सभी में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मीन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो सेम रहेंगे, लेकिन हर एक केस में क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। यहाँ पे 2s1 है, अगले में 3s1, अगले में 4s1। नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बट जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रह रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास इसकी जो एटॉमिक साइज़ है वो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम बात करें पीरियड की, कि जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज़ हो रही है, उसका की रीज़न है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम ऐसे पीरियड में मूव करते हैं यहाँ पे, तो फोर्सेस सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है। इसी वजह से जो अल्कली मेटल्स हैं उनका सबसे ज़्यादा लार्ज साइज़ होगा। और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होगी तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो आपको जो है बेसिकली ये 2 फैक्टर जो है याद रखने हैं हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले। अलोंग द पीरियड अगर हम बात कर रहे हैं, सभी में यही सेम फैक्टर लगेंगे, साइज डिक्रीजेस, एंड डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ये डिक्रीज हो रहा है साइज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। इसीलिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब सेकंड आती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। सबसे पहली बात, आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम प्रेजेंट है न्यूट्रल गैसियस स्टेट में, हमें उसकी आउटर मोस्ट शेल में से जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, तो उस इजेक्शन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the loosely bound, outermost, 2 electrons, 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 2 electrons,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम, कि हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें जो है न्यूट्रल गैसियस स्टेट में। देखो गैसियस स्टेट में ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होते हैं, सॉलिड लिक्विड में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे तो इजेक्शन होगा ही नहीं। तो ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जो इजेक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो गैसियस स्टेट में हो रहा है, और कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, जो लूजली बाउंड वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें निकालने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो हो जाएगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है आपके पास वो इंक्रीज होती है। दैट मीन्स अल्कली मेटल तो सबसे फर्स्ट नंबर प्रेजेंट है, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे लोवेस्ट होगी। अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, साइज डिक्रीज हो रहा था, दैट मीन्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे दैट मीन्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई एटॉमिक वो अल्कली मेटल जो है वो सबसे स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, इस साइड मूव करते हुए आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी होगी वो किसकी होगी आपके पास, अल्कली मेटल्स की। साइज जो है वो डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है वो इंक्रीज होगी। अब अल्कली मेटल्स का पीरियड में सबसे लार्ज साइज है और सबसे लो जो है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब जैसे हमारे पास कोई भी ये है मेटल है, सपोज करो मैंने एम लिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एम पॉजिटिव प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसको हम बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कली मेटल के केस में क्या होगी, लो होगी। सिमिलर वे में अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव होने में हमारे पास साइज का क्या फैक्टर है, डाउन द ग्रुप साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो इसके साथ साथ क्या है जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, और जब साइज इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास जो एल्कली मेटल है इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पीरियड में सबसे कम है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। अब जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे ही नॉर्मल नहीं होती, एक हमारे पास होती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिकली मतलब क्या है, सबसे पहले आपके पास न्यूट्रल स्टेट में एटम प्रेजेंट है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा, इसे बोल देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब ये आपके पास आयन है, इसमें से हमें जो है एक और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने हैं। अब इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, अब आ जाएगा 2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हमने और रिमूव कर लिया, ये हो जाएगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 2। इसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलर वे में थर्ड भी तो इनको बोल देते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब जो एल्कली मेटल्स हैं इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो लो है, लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी इनकी IE2 इट इज़ वेरी वेरी हाई देन दैट ऑफ IE1। उसका रीज़न क्या है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो वो जो है आपके पास स्टार्टिंग में मोनोवेलेंट केटायन बन जाएगा, उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। जैसे अल्कली मेटल कोई यहाँ से लेके चले, सोडियम भी लेके चलते हैं, सपोज करो सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये ईजिली जो है इसको इजेक्ट कर देगा, क्योंकि इजेक्शन के बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अब ये होगी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जो है आपको जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है वो इसमें से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना है, तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसलिए जो है इसकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए अल्कली मेटल्स की जो है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, वेरी हाई। जैसे इसकी बात करें अगर हम, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट वो है नियर अबाउट 500 किलो जूल मोल इनवर्स, और इसकी अगर हम बात करें ये है नियर अबाउट 4600, ये देखो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी इंक्रीज।
यहाँ पे क्या बनेगा, Na2 पॉजिटिव, जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी वो क्या है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें से इजेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है, हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी होगी। ओके, अब आगे थर्ड प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जितने भी अल्कली मेटल्स हैं यहाँ पर सारे के सारे जो हैं दे आर सॉफ्ट मेटल्स, इनको हम सॉफ्ट मेटल भी बोलते हैं। और इसी वजह से जो है इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो उसका रीज़न क्या है, फिर से वही सेम कि अल्कली मेटल्स में जो है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो एनर्जी है यहाँ पे जो एटम को बाइंड करके रख दिया वो लो होगी यहाँ पे। इसी वजह से जो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगी, मेटल्स के केस में जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और जब बॉन्डिंग एटम के बीच की जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ टाइटली बाउंड होते हैं वही स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट मीन्स उसे हम अगर ईजी से मेल्ट करते हैं या फिर बॉयल करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेसिकली उसका, तो वो क्या होगा, लो टेम्परेचर पे ही जो है मेल्ट हो जाएगा, या फिर अगर लिक्विड है तो वो क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। और जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये डिक्रीज होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप हम बस साइज इंक्रीज होता है ना, साइज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा लो होंगे, तो ईजिली जो है मेटेलिक बॉन्ड जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा लो स्ट्रेंथ की होगी, तो ईजिली जो है वो टेम्परेचर हल्का सा देने पे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा कंपाउंड। इसीलिए जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है अल्कली मेटल्स का वो क्या होगा, लो होगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। अब अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो जो एल्कली मेटल्स हैं इनकी जो डेंसिटी है काफ़ी लो होती है बाकी अगर मेटल्स के साथ इसको कंपेयर करें। मतलब कि ये जो आपके पास एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, ये सभी एलिमेंट जो है वाटर में फ्लोट करते हैं। उसका रीज़न यही है कि ये जो है लाइटर होते हैं वाटर से। अब अगर हम बात करें कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। उसका रीज़न क्या है, एल्कली मेटल्स में देखो जो एटम्स है आपस में क्लोज पैकिंग होती है और इनका जो है जैसे जैसे आपके पास साइज़ इंक्रीज़ होगा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या हो रहा है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे एटॉमिक साइज़ तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ एटॉमिक मास में भी इंक्रीज़ होगा। मास में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइज़, तो वो उसको कंपनसेट कर देगा। इसीलिए मास जितना इंक्रीज़ होगा उतनी ही डेंसिटी भी क्या है वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, कि अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, यहाँ से लिथियम से लेके सीजियम तक मूव करते हैं, तो इसमें क्या है, उनका एटॉमिक साइज़ तो इंक्रीज़ हो रहा है, साथ ही एटॉमिक मास भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एटॉमिक मास में जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा है, जो कंपनसेट करेगा उसके इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़ को, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डेंसिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर इसको हम मेटालिक कैरेक्टर भी बोलते हैं। नेम से ही पता चल रहा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें, और मेटल्स क्या होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो वही होगा इसका मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जनरली जो एल्कली मेटल्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, बिकॉज इलेक्ट्रो, फिर से बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है कि इनकी टेंडेंसी अपने एटम्स को लूज़ करने की, जितनी ज़्यादा लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये आपके पास मेटल है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दैट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। अब अल्कली मेटल्स की जो है आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, हमने अभी पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी लो है, दैट मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली यहाँ पे लूज़ हो जाएंगे, और जिस वजह से इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चले ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इनकी +1 होती है।
आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये जो है उस इलेक्ट्रॉन को ईजिली इजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज उसके बाद जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लो है, तो ईजिली जो है मोनोवेलेंट केटाइंस जो है एम पॉजिटिव ईजिली बना देंगे, जैसे कि लिथियम 1 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव एंड सो ऑन। और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इनकी वो काफ़ी हाई है, इसीलिए जो है डाइवेलेंट आयंस जो है नहीं बनाएंगे। इसीलिए जो आपके पास एल्कली मेटल्स होते हैं वो यूनिवेलेंट होते हैं, और यूनिवेलेंट होने की वजह से ही मेनली जो इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलरेशन। अब हमारे पास जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, या फिर हम इनके सोल्ट्स की बात करें, जैसे NaCl हुआ, ऐसे पोटाशियम क्लोराइड हुआ, ये एल्कली मेटल्स के सोल्ट हो गए। सभी के सभी ये जो मेटल्स हैं और इनके जो सोल्ट्स हैं ये जो है फ्लेम पे कलर शो करते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम का रेड कलर होता है, सोडियम के केस में येलो गोल्डन येलो कलर आता है, ऐसे पोटाशियम के केस में वॉयलेट कलर आता है। तो सभी जो है फ्लेम पे जब हम इन्हें हीट करते हैं वो जो है ये कलर शो करते हैं। अब जो एल्कली मेटल्स हैं इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी लो होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी लो, दैट मीन्स इन्हें जो है थोड़ी सी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही इन्हें बर्नर पे हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी वहाँ से गेन कर लेंगे, और उससे क्या होगा वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? फ्लेम कलरेशन का मतलब क्या है कि जो एल्कली मेटल्स है बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम उन्हें बर्नर की फ्लेम पे हीट कर रहे हैं उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएंगे। लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट होती है इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, यहाँ पे जाके वो स्टेबल नहीं है, तो वापस उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी उससे वो ऊपर चला गया। अब उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा नीचे आने में, और वो जो रिफ्लेक्ट करता है वो किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ कलर। इसीलिए जो एल्कली मेटल्स हैं ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम का रिलेशन जो है शो करते हैं। नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, आपके पास कोई मेटल की प्लेट है, ये मेटल का सरफेस है, हम क्या कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सर्टेन वेवलेंथ की वो इसके ऊपर फॉल कराएं। इन रेडिएशंस को फॉल कराने से क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो यहाँ से इजेक्ट हो जाएं, इस तरीके से ये बाहर निकल जाएं इलेक्ट्रॉन्स। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कि फिनोमिना ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो पर इसीलिए लगा रहे हैं बिकॉज लाइट रेडिएशन एनर्जी जो सप्लाई करी जा रही है यहाँ पे वो इन दी फॉर्म ऑफ लाइट दे रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फिनोमिना हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब एल्कली मेटल्स में जो सीजियम है, सीजियम डाउन द ग्रुप हमने क्या पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो हो रही है, मतलब कि सीजियम जो है इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे लोवेस्ट होती है। इसीलिए जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है शो करेगा। इसीलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं बेसिकली उसमें जो मेटल यूज़ होता है वो सीजियम मेटल ही यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लो आयनाइजेशन एनर्जी। थोड़ी सी ही आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, जैसे ही इसके ऊपर रेडिएशन फॉल है साथ ही क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एमिट हो जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ कंपाउंड। अल्कली मेटल्स के जो बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली हमारे पास जो है आयनिक नेचर के कंपाउंड्स होते हैं। उसका भी रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। सब में यही रीज़न चलेगा, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक बार याद रखना, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्ज एटॉमिक साइज।
एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, उसी की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ये जो एल्कली मेटल्स हैं ईजिली जो है अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आयनाइजेशन एनर्जी तो लो है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली से जो है इजेक्ट कर देंगे और जो है कैटायन की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अपना मेटल इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देगा, ये क्या बन गया आपके पास कैटायन, और फिर ये क्या नॉन मेटल्स के साथ जो है कंबाइन होकर जो है आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि आपके पास कोई भी बॉन्ड है, उस बॉन्ड को जो है ब्रेक करना है, आइटम्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना है, मतलब कि उन्हें आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है एटम्स को। तो उसके लिए हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है लैटिस एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल, 1 मोल आपके पास क्रिस्टल है, उसे हमने इनटू इट्स फ्री आयंस, आयंस की फॉर्म में जो है ब्रेक करना है। दैट मीन्स उनके बीच की जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करना है। जैसे ये है मेटल, इसके साथ कोई लगा हुआ है ये, तो हमें कितनी एनर्जी देंगे ताकि ये जो है इस तरीके से आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये जो एनर्जी है वो एनर्जी है लैटिस एनर्जी। क्लियर। अब जो लैटिस एनर्जी है इससे हमें क्या पता चलता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है। मतलब कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी हाई होगी उतनी ही यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में एटम जो है उसके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा प्रेजेंट है। या फिर मैं इसे सेकंड वे में इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में जितना ही ज़्यादा होंगे उतनी ही हाई अमाउंट ऑफ जो है वहाँ पर लैटिस एनर्जी होगी, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उन्हें ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, और वो एनर्जी क्या है, उसकी लैटिस एनर्जी है। तो जो लैटिस एनर्जी है वो यहाँ पे मेजर करेगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। जितने ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, लैटिस एनर्जी हो जाएगी। सेकंड थिंग, जो लैटिस एनर्जी है वो डिपेंड करती है आयन के साइज़ के ऊपर। सेकंड, चार्ज। अब जो हमारे पास कैटायंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे एल्कली मेटल्स की ही बात करते हैं, सभी के ऊपर सेम चार्ज है। सपोज करो ये आपके पास लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सभी में आयनाइन भी सेम है और सबके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन साइज़ आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। बिकॉज साइज़ के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, और जब वो साइज़ के इंक्रीज़ होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो लैटिस एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब इसके बाद आगे आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। अब देखो एल्कली मेटल जो होते हैं बेसिकली इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, दे हैव हाई केमिकल रिएक्टिविटी। उसका भी रीज़न है वही जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं। ड्यू टू, फर्स्ट वन इज ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सेकंड वन लो हीट ऑफ एटमाइजेशन। आयनाइजेशन लो होगी एनर्जी, और हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है एटम की जो फॉर्म होने की हीट है वो क्या है, यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से जो एल्कली मेटल्स हैं वो काफ़ी हाई रिएक्टिविटी जो है शो करते हैं। अब जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी रिएक्टिविटी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है लिथियम से लेके सीजियम तक जब हम मूव करते हैं अलोंग डाउन द ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है इसकी वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अब हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं इसी वजह से क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इनका है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा आइटम आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके साथ जो है ईजिली कंबाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है या फिर हेलोजन्स हैं। अब इनके जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एक्शन विद एयर।
एल्कली मेटल्स को अगर हम ओपन ऐसे ही रख दें तो ईज़िली जो है रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे। और बेसिकली जो है ऑक्साइड्स जब बनाते हैं वो अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स हैं। 3 टाइप्स के ऑक्साइड्स ये बनाते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, सेकेंड वन इज peroxide, एंड थर्ड वन इज सुपर ऑक्साइड। तीनों में फ़र्क क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड्स एक ऑक्सीजन एटम है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। peroxide का मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है और इनके ऊपर 2 नेगेटिव ही चार्ज है। सिंगल ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या है ऐसे 2 ऑक्सीजन है, बॉन्ड बना रखी और इनके ऊपर जो है 2 नेगेटिव चार्ज है। ये हो गई peroxides। एंड थर्ड वन सुपर ऑक्साइड्स, 2 ऑक्सीजन और चार्ज है 1 नेगेटिव। ये होगा ऑक्सीजन, इनके ऊपर चार्ज है 1 नेगेटिव। बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास, इसे भी आगे जाके और डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे जो बॉन्ड होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके की बॉन्ड होगी इनके बीच में, जो हम दिखाएंगे। अब अगर हम बात करें इन मेटल्स की, एल्कली मेटल्स को जो है हम ओपनली एयर में जो है बर्न करते हैं, तो जो लिथियम है, हमारे पास कौन कौन से एल्कली मेटल्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें बात करें, लिथियम जो है हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जबकि सोडियम बनाएगा peroxide, और बाकी के जो तीनों बचे हुए हैं ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा O2 नेगेटिव चार्ज है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा Li2O। ये बनाएगा आपके पास peroxide Na2O2, और ये बनाएंगे जैसे पोटाशियम है सुपर ऑक्साइड बनाएगा KO2, ऐसे ही रुबिडियम और ऐसे ही सीसियम। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्रिएट होता है कि जो लिथियम है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स ही बना रहा है, ऐसे ही पोटाशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बना रहा है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पे ना एक हम रीज़न लेके चलते हैं। देखो एक हमारे पास चीज़ होती है यहाँ पे, वो ये स्मॉलर कैटायन, बस आपको एक ये वाली लाइन याद रखनी है यहाँ पे, कैन स्टेबलाइज स्मॉलर एनायन एंड लार्जर कैटायन कैन स्टेबलाइज लार्जर एनायन। स्मॉलर कैटायन, अगर कैटायन का साइज स्मॉल है तो वो स्मॉल एनायन वाले जो एनायन है स्मॉल साइज़ का, उसी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। सिमिलर वे में लार्जर कैटायन, जो कैटायन लार्ज साइज़ का है, वो सिर्फ लार्ज साइज़ वाले एनायन को जो है स्टेबलाइज कर सकता है। यही सेम प्रिंसिपल जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। लिथियम 1 पॉजिटिव, इसका जो साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल साइज़ है, डाउन द ग्रुप साइज़ के होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? लिथियम। अब छोटा है साइज़ इसका, इसीलिए जो है ये स्मॉल एनायन को, स्मॉल एनायन में कौन सा है? सबसे पहले वाला एक ही ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये क्या करेगा? छोटे वाले को जो है स्टेबलाइज करेगा। ऐसे इनकी बात करें डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज होते हैं, इनका जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये जो है जो लार्ज एनायन है, देखो यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन एटम 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 नेगेटिव चार्ज, तो साइज यहाँ पे बड़ा हो गया ना एनायन का भी, तो ये क्या है फिर लार्ज जो एनायन है उसी को जो है स्टेबलाइज करेंगे। तो इसीलिए जो है हमारे पास जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, सोडियम peroxide, और जो लास्ट वाले हैं पोटाशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ, ये बनाएंगे आपके पास सुपर ऑक्साइड्स। ओके, अब इसमें जो आगे इनकी हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे नॉर्मल ऑक्साइड्स की, ऐसे peroxide की, ऐसे सुपर ऑक्साइड की, वो जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू एवरीवन।